हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो बायोलॉजी में आज हम पढ़ने वाले हैं जेनेटिक्स के बारे में। तो जेनेटिक्स के क्वेश्चन हम करेंगे आज। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, ए मैन विथ ब्लड ग्रुप ए मैरिड टू ए वुमेन विथ ब्लड ग्रुप बी। एक पुरुष है, उसका ब्लड ग्रुप क्या है? ए। उसकी शादी होती है जिस महिला से, उसका ब्लड ग्रुप है बी। हैड ए चाइल्ड विथ ग्रुप ए बी, और उनका जो बच्चा है उसका ब्लड ग्रुप है ए बी। व्हाट डज दिस मीन इन टर्म्स ऑफ जेनेटिक्स? तो आनुवांशिकी के संदर्भ में इसका क्या अर्थ है? तो कोई व्यक्ति है, उसका ब्लड ग्रुप ए है, तो उसके जीनोटाइप या तो आई ए हो सकता है या आई ओ हो सकता है। और यदि ब्लड ग्रुप बी है तो उसके जीनोटाइप आई बी हो सकता है, आई ओ हो सकता है। तो इनका जब हम क्रॉस करके देखेंगे तो इसमें चार तरीके के ब्लड ग्रुप बनते हैं। कितने बनते हैं? ए बी और ओ। अब इनमें जो जीन जो है डोमिनेंट होगा, वो ब्लड ग्रुप जो है हमें आगे की जनरेशन में देखने को मिलता है। इसमें ये कह रहा है कि जो बच्चा है उसका ब्लड ग्रुप ए बी है। ए बी है, इसका अर्थ ये है कि ए और बी दोनों ही जीन डोमिनेंट हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट, कि रक्त समूह ए और रक्त समूह बी के जीन दोनों प्रभुत्वशाली हैं, दोनों ही इक्वल डोमिनेंट है, तो हमें ब्लड ग्रुप ए बी देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ इज द क्रोमोसोम नंबर मेंटेन फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर इन सेक्सुअल प्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म? कि यौन प्रजनन करने वाले जीवों में, जिनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, उन जीवों में एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में गुणसूत्रों की संख्या जो समान कैसे बनी रहती है। हम एग्जाम्पल ले लेते हैं मनुष्य का ही। तो मनुष्य में कितने क्रोमोसोम होते हैं? एक सेल में 46 क्रोमोसोम होते हैं। अब इससे जो संतान उत्पन्न होती है उसमें भी 46 क्रोमोसोम होते हैं। तो वो कैसे मेंटेन रहते हैं? तो जो हमारी कोशिकाएं होती हैं उनमें दो तरीके का विभाजन होता है। एक तो होता है अर्धसूत्री विभाजन। कौन सा होता है? अर्धसूत्री विभाजन, जिसको बोलते हैं मियोसिस। कौन सा होता है? मियोसिस। और एक होता है समसूत्री विभाजन। समसूत्री विभाजन, दो तरीके का विभाजन हमें कोशिकाओं में देखने को मिलता है। समसूत्री विभाजन में क्या होता है कि जिस कोशिका में 46 क्रोमोसोम है, उससे जो नई कोशिकाएं बनेंगी उनमें भी सेम क्रोमोसोम होंगे। जितने मदर सेल में है उतने ही डॉटर सेल में होते हैं। लेकिन जो अर्धसूत्री विभाजन है उसमें विभाजन होता है, तो उसमें जो पुत्री कोशिकाएं बनती हैं, जो डॉटर सेल बनती हैं, उनमें 23 क्रोमोसोम हो जाएंगे। उनमें कितने हो जाते हैं? क्रोमोसोम आधे हो जाते हैं। इसी को हम क्या बोलते हैं? अर्धसूत्री विभाजन या मियोसिस। तो जो हमारी सेक्सुअल सेल्स होती हैं या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो कोशिकाएं काम में आती हैं, उनमें होता है अर्धसूत्री विभाजन, यानी कि क्रोमोसोम की संख्या आधी हो जाती है। अब हम ऑप्शंस देखते हैं। फर्स्ट ये कह रहा है कि गैमेट निर्माण के दौरान गुणसूत्रों का दुगुना होना। दुगुना होगा तो इसमें क्रोमोसोम और ज्यादा हो जाएंगे, क्योंकि आधे गुणसूत्र कहाँ से आएंगे? आधे गुणसूत्र माता से आते हैं, आधे पिता से आते हैं। तो दोनों तरफ से 23 आएंगे, तो कितने हो जाएंगे? 46 हो जाएंगे। नेक्स्ट है युग्मज निर्माण के दौरान गुणसूत्रों का दुगुना होना। ये भी नहीं है। सी दे रखा है गैमेट निर्माण के दौरान गुणसूत्रों का आधा होना। तो इसमें ऑप्शन सी सही होगा। नेक्स्ट है, आर रेस्पॉन्सिबल फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ सेक्स। लिंग के निर्धारण के लिए कौन जिम्मेदार है? तो सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए जिम्मेदार होते हैं एलोसोम्स। कौन से होते हैं? एलोसोम्स। तो मानव में क्रोमोसोम जो होते हैं, हम जानते हैं कि 23 जोड़ी क्रोमोसोम होते हैं। उनमें से 22 पेयर तो होते हैं ऑटोसोम। 22 पेयर कैसे होते हैं? ऑटोसोम होते हैं। और जो 1 पेयर है, जिनको हम सेक्स क्रोमोसोम भी कहते हैं, वो होते हैं एलोसोम। वो क्या होते हैं? एलोसोम। ये महिला में क्या होते हैं? मादा में XX होता है, और पुरुष में क्या होता है? XY। पुरुष में XY होता है। तो इन्हीं से क्या होता है? जो है सेक्स डिटर्मिनेशन होता है कि वो महिला है या पुरुष है। तो उनको हम क्या कहते हैं? एलोसोम्स कहते हैं। नेक्स्ट है, इन ह्यूमंस द सेक्स ऑफ द ऑफस्प्रिंग इज डिटरमाइंड बाय द। मनुष्य में संतान का लिंग किसके द्वारा निर्धारित होता है? ऑटोसोम, पितृगुणसूत्र, मातृगुणसूत्र, या दोनों मातृ और पितृगुणसूत्र। तो महिला में तो जो पेयर होता है सेक्सुअल क्रोमोसोम वाला, वो सेम होता है XX। तो उसमें से हम जो है उसका निर्धारण नहीं कर सकते। लेकिन पुरुष में क्या होता है? X और Y। तो इसमें जो दोनों क्रोमोसोम होते हैं वो अलग अलग होते हैं। यदि X क्रोमोसोम आता है इधर से तो होगा XX, और यदि Y आता है तब हो जाएगा XY। तो कौन सा काम में आ रहा है? जो पैटर्नल क्रोमोसोम है, पिता के क्रोमोसोम जो है, वो संतान का लिंग निर्धारित करते हैं कि वहां से कौन सा क्रोमोसोम आ रहा है। यदि X आता है तो पुत्री होगी, Y आता है तो पुत्र होगा। तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन बी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन रीजन वाई मेंडल वॉज सक्सेसफुल इन डिस्कवरिंग द लॉज गवर्निंग इनहेरिटेंस ऑफ ट्रेड्स वॉज। मेंडल सफल क्यों रहे थे अनुवांशिक गुणों के नियमों की खोज करने में। अनुवांशिक गुणों के नियमों की खोज किसने की थी? मेंडल ने। अब वो इसमें सफल क्यों रहे? पहली बात तो जो मेंडल के नियम हैं उनको हम लॉ ऑफ डोमिनेंस भी कहते हैं, लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन एंड लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, इन नाम से भी इसको जाना जाता है। तो मेंडल के नियम के अपने की कौन कौन से और 3 नाम देखे हैं? लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन एंड लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ये हो गया। अब मेंडल के जो नियम हैं या उन्होंने नियमों की खोज की, उसमें वो सफल क्यों रहे? उसमें सफल रहने का उनका कारण था कि उन्होंने जो काउंट ऑफ प्रोगेंसी थी, उन्होंने उसको संख्यात्मक गिनती की थी उसकी। तो उसमें हो जाएगा ऑप्शन ए कि जो संतान उन्होंने देखी तो उसकी संख्यात्मक गिनती की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वुड हैव हैपेंड इफ मेंडल हैड नॉट स्टडीड द F2 जनरेशन। क्या होता यदि मेंडल ने F2 पीढ़ी का अध्ययन नहीं किया होता? तो हमने जो मेंडल के नियम पढ़ते हैं तो सबसे पहले जब F1 पीढ़ी होती है तो उसमें क्या होता है, प्रभावी जीन जो होते हैं वो प्रभावी जीन हमें देखने को मिलते हैं। F1 पीढ़ी में क्या होता है कि जो प्रभावी जीन होंगे वो उभर कर आते हैं, लेकिन F2 पीढ़ी में जो जीन रिसेसिव जीन होते हैं वो भी हमें देखने को मिलते हैं। F2 पीढ़ी में जो रिसेसिव जीन है, अप्रभुत्व जीन भी हमें उसमें देखने को मिलते हैं। तो F2 पीढ़ी की यदि वो उसमें स्टडी नहीं करते तो क्या होता, उनको ये नहीं पता लगता कि जो अप्रभुत्व जीन है वो गायब नहीं होते हैं, वो रहते हैं, लेकिन वो अगली पीढ़ी में हमें देखने को मिलते हैं। अब फर्स्ट ऑप्शन ये कह रहा है कि वह यह नहीं खोज पाते कि कौन से गुण प्रभुत्वशाली होते हैं। तो ये तो F1 पीढ़ी में ही पता लग जाता है कि कौन से जीन जो है प्रभावी जीन है, क्योंकि वो तो हमें F1 पीढ़ी में ही देखने को मिल जाता है। तो फर्स्ट ऑप्शन गलत है। सेकेंड है, वह संकर पौधे नहीं प्राप्त कर पाते। तो इसका भी यहाँ पर कोई लॉजिक नहीं बन रहा है। ऑप्शन सी कह रहा है कि वह यह नहीं खोज पाते कि अप्रभुत्वशाली गुण गायब नहीं होते हैं। बिल्कुल सही है कि जो रिसेसिव जीन होते हैं वो गायब नहीं होते हैं, वो हमें आगे की पीढ़ी में देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट है, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट टू ब्लेंड हिज नॉलेज ऑफ साइंस एंड मैथमेटिक्स टू कीप काउंट ऑफ इंडिविजुअल्स एग्जिबिटिंग ए पर्टिकुलर ट्रेट इन ईच जनरेशन। निम्नलिखित में से कौन पहला व्यक्ति था जिसने अपने विज्ञान और गणित के ज्ञान को जोड़कर प्रत्येक पीढ़ी में एक विशेष गुण दिखाने वाले व्यक्तियों की गिनती की? तो ये किया था उन्होंने ग्रेगर जॉन मेंडल ने। किसने किया था? ग्रेगर जॉन मेंडल। नेक्स्ट है, मेंडल्स लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट वाज बेस्ड ऑन पेरेंट पी प्लांट्स डिफरिंग इन हाउ मेनी ट्रेड्स। मेंडल का स्वतंत्र संयोजन का नियम किस संख्या में गुणों पर आधारित था? तो इसमें लिए थे उन्होंने 4 ट्रेड्स। कितने लिए थे? 4 नहीं, इसमें थे 2 ट्रेड्स थे। इन्होंने 2 गुणों पर उनका आधारित था स्वतंत्र संयोजन का नियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सम फीचर्स ऑफ जीन्स आर मेंशन बिलो, विच ऑप्शन स्टेट्स द इनकरेक्ट फीचर ऑफ जीन। जीन की कुछ विशेषताएं दी गई हैं हमें ऑप्शंस में, उनमें से कौन सा जो ऑप्शन है वो गलत है वो हमें बताना है। तो जीन क्या होते हैं? जीन फंक्शनल यूनिट होती है हेरिडिटी की। जीन क्या है? फंक्शनल यूनिट ऑफ हेरिडिटी। आनुवांशिकता की फंक्शनल यूनिट कौन सी होती है? जीन होती है। जीन का काम क्या है? जीन जो गुण होते हैं वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाने का काम करते हैं, और वो एक स्पेसिफिक गुण के लिए या स्पेसिफिक फीचर के लिए एक जीन होता है। जैसे कि आई कलर के लिए अलग जीन होगा। उसके बाद हेयर कलर की बात कर लें, हेयर कलर हो गया, हाइट है, तो इन सब के लिए क्या होता है? एक स्पेसिफिक जीन होता है सबके लिए। लेकिन जो जीन होता है वो म्यूटेशन के द्वारा उसको चेंज भी किया जा सकता है। म्यूटेशन से क्या हो जाता है? जीन को चेंज भी किया जा सकता है। अब फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है कि वे कोई परिवर्तन नहीं करते हैं, दे डू नॉट अंडरगो एनी चेंज। तो इसमें फर्स्ट ऑप्शन ही गलत
दे रखा है। जीन्स क्या हो सकते हैं, चेंज हो सकते हैं ड्यू टू म्यूटेशन, तो इसमें होगा फर्स्ट। बाकी जो नेक्स्ट ऑप्शन है वे प्रोटीन उत्पन्न करके गुणों को नियंत्रित करते हैं, सही है। प्रत्येक जर्म कोशिका में एक जीन सेट होता है, ये भी सही है। डी, वे डीएनए के खंड होते हैं, तो जीन क्या होते हैं, डीएनए के सेगमेंट होते हैं। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, कौन सा स्टेटमेंट गलत है। फर्स्ट है सेक्स इज डिटरमाइंड बाय डिफरेंट फैक्टर्स इन वेरियस स्पीसीज, विभिन्न प्रजातियों में लिंग विभिन्न कारकों द्वारा निर्धारित होते हैं, तो ये बिल्कुल सही है, क्योंकि जो अलग अलग स्पीसीज होती हैं उनमें सेक्स डिटरमाइन करने के फैक्टर्स भी अलग अलग होते हैं। नेक्स्ट है कुछ जानवर जैसे घोंगे लिंग बदल सकते हैं, कुछ एनिमल्स ऐसे हैं कि स्नेल्स हो गए, वो क्या कर सकते हैं, इंडिविजुअली अपना सेक्स चेंज कर सकते हैं, तो इसमें यह स्टेटमेंट भी सही है। सी है ऑल ह्यूमंस क्रोमोसोम आर नॉट पेयर्ड, तो सभी मानव में गुणसूत्र जोड़े में नहीं होते हैं, ये भी सही है, क्योंकि जो पुरुष होता है मैन, उसमें सेक्स क्रोमोसोम कौन से होते हैं, XY होते हैं, तो वो युग्मित नहीं होते हैं, तो स्टेटमेंट सी भी सही है। ऑप्शन डी है ऑल चिल्ड्रन विल इनहेरिटेड ए वाई क्रोमोसोम फ्रॉम देयर मदर, सभी बच्चे अपनी माँ से वाई गुणसूत्र प्राप्त करेंगे, तो ये ऑप्शन गलत है, क्योंकि वाई क्रोमोसोम किससे मिलता है, फादर से मिलता है। पुरुष में कौन से होते हैं, XY, मादा में तो XX ही होता है, तो ये वाई क्रोमोसोम कहाँ से आता है, पिता से आता है। यदि ऊपर वाले 3 नहीं भी पता है तो चौथे ऑप्शन हमें पता है कि ये सीधा सीधा गलत दे रखा है, वाई क्रोमोसोम कहाँ से आता है, पिता से, तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट, इन ह्यूमंस मेल्स द सेक्स क्रोमोसोम प्रेजेंट आर XY, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देम, मानव पुरुष में लिंग गुणसूत्र XY होते हैं, उनके बीच में क्या अंतर है। फर्स्ट ऑप्शन है वाई गुणसूत्र बड़ा है जबकि X छोटा है, तो ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि जो X क्रोमोसोम होता है वो बड़ा होता है और Y छोटा होता है, तो इसमें ऑप्शन बी सही होगा, क्योंकि जो X क्रोमोसोम है उसमें 1000 से भी ज्यादा जीन होते हैं, कितने, 1000 के ऊपर जीन होते हैं, जबकि जो Y क्रोमोसोम है उसमें लगभग 78 जीन होते हैं, कितने होते हैं, लगभग 78 के आसपास जीन वाई क्रोमोसोम में होते हैं, और अक्स में उसके कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा हैं, तो अक्स गुणसूत्र बड़ा होता है और वाई छोटा होता है। नेक्स्ट है गिवन बिलो आर सम कंक्लूजन्स ऑफ मेंडल्स वर्क ऑन पी प्लांट्स, ऑल ऑफ देम आर करेक्ट एक्सेप्ट वन, सेलेक्ट द इनकरेक्ट कंक्लूजन। मेंडल ने जो मटर के पौधों पर उन्होंने वर्क किया था उसके कुछ निष्कर्ष दिए हुए हैं, उनमें से 3 सही हैं और एक गलत है, कौन सा एक गलत है वो चूज करना है। फर्स्ट ऑप्शन है जीन्स आर इनहेरिटेड एज डिस्टिंक्ट यूनिट्स, कि जीन अलग अलग इकाइयों के रूप में विरासत में मिलते हैं, तो ये तो सही है, क्योंकि जो जीन होते हैं वो क्या करते हैं, फंक्शनल यूनिट ऑफ हेरिडिटी है, तो फर्स्ट ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है जीन का पृथक्करण गैमेट निर्माण के दौरान होता है, कि जीन का सेग्रीगेशन किस, ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ गैमेट, जब गैमेट बनता है उस टाइम में जीन का सेग्रीगेशन होता है, तो ये भी ऑप्शन सही है। सी है ईच गैमेट हैज 2 कॉपीज ऑफ द सेम जीन, प्रत्येक गैमेट में एक ही जीन की 2 प्रति होती हैं, तो यहाँ पर 2 नहीं होती, कितनी, 1 प्रति होती है, कि जो एक गैमेट होता है उसमें सेम जीन की सिर्फ 1 कॉपी होगी, तो इसमें स्टेटमेंट सी गलत दे रखा है। बाकी नेक्स्ट है कि जीन कम्स इन पेयर, जीन जोड़े में आते हैं, ये भी स्टेटमेंट सही है, तो प्रत्येक गैमेट में एक जीन की कितनी कॉपी होती है, 1 कॉपी होती है सिर्फ, ना कि 2 कॉपी होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द रूल्स ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ ट्रेड्स इन ह्यूमन बींग्स आर रिलेटेड टू सर्टेन फैक्ट्स मेंशन बिलो, ऑल ऑफ देम आर करेक्ट एक्सेप्ट वन, सेलेक्ट द इनकरेक्ट ऑप्शन। जो मनुष्य में गुणों की विरासत के नियम हैं उनसे संबंधित कुछ फैक्ट दिए हैं, उनमें से जो गलत है वो चूज करना है। फर्स्ट है कि प्रत्येक गुण पर पैटर्नल और मैटरनल डीएनए दोनों का प्रभाव पड़ सकता है, कि जो बच्चा पैदा होगा उस पर माता का और पिता का दोनों के डीएनए का प्रभाव पड़ सकता है, तो ये बिल्कुल सही है। बी है माँ और पिता दोनों बच्चे को समान मात्रा में आनुवंशिक सामग्री प्रदान करते हैं, कि जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो बच्चे में सेम इक्वल अमाउंट में आता है माता और पिता से, तो ये भी स्टेटमेंट सही है। सी है फॉर ईच ट्रेड देयर वुड बी ए सिंगल वर्जन इन ईच चाइल्ड, प्रत्येक गुण के लिए प्रत्येक बच्चे में एक ही संस्करण होगा या एक सिंगल वर्जन होता है, तो इसमें स्टेटमेंट सी गलत दे रखा है, क्योंकि देयर वुड बी 2 वर्जन्स इन ईच चाइल्ड,
तो इसमें स्टेटमेंट सी डी सही होगा और जो सी है वो गलत दे रखा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, एवरी है यहाँ पे। एवरी germ cell will take one chromosome from each pair and these may be of either maternal or paternal origin. When two germ cells combine, they will restore the normal number of chromosomes in the progeny, ensuring the stability of the DNA of the species. Such a mechanism of inheritance is explained in कि जो प्रत्येक जर्म कोशिका होती है वो प्रत्येक जोड़ी से एक गुणसूत्र लेगी और ये गुणसूत्र या तो मातृ या पितृ उत्पत्ति के हो सकते हैं। जब दो जर्म कोशिकाएं मिलती हैं तो वे संतान में गुणसूत्रों की सामान्य संख्या को बहाल कर देंगी, जो प्रजाति के डीएनए की स्थिरता सुनिश्चित करती हैं। अब इसको हम सिंपल से समझें कि एक जर्म सेल है, ये कोई सेल है, वो प्रत्येक जोड़ी से एक गुणसूत्र लेगी, यानी कि 23 गुणसूत्र, और एक दूसरी जर्म सेल है वो 23 गुणसूत्र यहाँ से लेगी, और फिर ये दोनों मिलकर, जब ये दोनों मिलेंगी तो वापस ये 46 क्रोमोसोम बना देंगी। तो सामान्य संख्या में क्रोमोसोम आ गए और ये क्या करती हैं, फिर डीएनए की स्टेबिलिटी को इंश्योर करती हैं। तो इस प्रकार की विरासत की प्रक्रिया को किसमें समझाया गया? तो ये प्रक्रिया किसने समझाई है? मेंडल के एक्सपेरिमेंट से हमें देखने को मिलती है। तो इसका आंसर हो जाएगा द रिजल्ट ऑफ मेंडल्स एक्सपेरिमेंट, मेंडल के प्रयोगों के परिणाम। तो बस क्वेश्चन की लैंग्वेज इसने बढ़ा चढ़ा के पूछी है, बाकी क्वेश्चन बहुत इजी है। किससे हमें पता चलता है? मेंडल के एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट से ये बात हमें पता लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज फॉल्स? ये कौन सा स्टेटमेंट गलत है? फर्स्ट ऑप्शन है, एवरी जर्म सेल विल टेक वन क्रोमोसोम फ्रॉम ईच पेयर, कि जो एक जर्म कोशिका होती है तो वो प्रत्येक जर्म कोशिका प्रत्येक जोड़ी से एक गुणसूत्र लेगी। जो क्रोमोसोम पेयर में होते हैं तो वो हर क्रोमोसोम से क्या लेगी? एक क्रोमोसोम लेती है प्रत्येक जोड़ी से। तो फर्स्ट ऑप्शन इसमें सही है। नेक्स्ट है, दोनों एलिल गेमेट निर्माण के समय एकत्रित होते हैं। द टू एलिल्स आर ब्रॉट टुगेदर एट द टाइम ऑफ गेमेट फॉर्मेशन। तो इसमें जो है ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि जब गेमेट फॉर्मेशन के टाइम पर जो दोनों एलिल होते हैं वो सेग्रीगेट होते हैं, पृथक होते हैं। तो यहाँ पर ब्रॉट टुगेदर की जगह क्या होगा? सेग्रीगेशन, सेग्रीगेटेड एट द टाइम ऑफ गेमेट फॉर्मेशन, कि उस समय वो क्या होते हैं? अलग होते हैं, पृथक होते हैं। तो इसमें आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। बाकी सी है, जीन गुणसूत्रों पर उपस्थित होते हैं, सही है। जीन कहाँ पर लोकेटेड होते हैं? क्रोमोसोम्स पर लोकेटेड होते हैं। नेक्स्ट है, प्रत्येक जीन एक गुण को नियंत्रित करता है, कि जो एक जीन होता है वो एक कैरेक्टर को कंट्रोल करता है। तो ये स्टेटमेंट भी सही है। हमें क्या ध्यान रखना है कि जो दो एलील होते हैं वो गेमेट फॉर्मेशन के दौरान सेग्रीगेट होते हैं, पृथक होते हैं। नेक्स्ट है, ए क्रॉस बिटवीन ए टॉल प्लांट एंड शॉर्ट प्लांट रिजल्टेड इन F1 प्रोगेनी विच वर ऑल टॉल प्लांट्स बिकॉज। एक लंबा पौधा और एक छोटा पौधा, उनके बीच में जब क्रॉस करवाया गया तो F1 संतान उत्पन्न हुई जो सभी लंबे पौधे थे। क्यों? जब एक लंबा पौधा है तो उसके जो जीनोटाइप हैं वो सेम होंगे, एक छोटा पौधा है जिसके जीनोटाइप भी सेम है। इनका जब क्रॉस करवाएंगे तो हमें मिलता है ये। अब इससे हमें लंबे पौधे प्राप्त हुए। क्वेश्चन कह रहा है कि इससे हमें सभी पौधे लंबे प्राप्त हुए, तो इसका अर्थ ये है कि जो कैपिटल टी है वो किसको कंट्रोल कर रहा है? वो हाइट को कंट्रोल कर रहा है। ये एक तरह से हम इसको ये कह सकते हैं, जो कैपिटल टी है वो डोमिनेंट जीन है। वो क्या है? डोमिनेंट जीन है, तो वो कंट्रोल कर रहा है हाइट को। तो उसके अकॉर्डिंग हाइट क्या है? लंबी है पौधों की। अब ऑप्शन ए है कि पौधे की ऊंचाई टी और टी द्वारा नियंत्रित होती है, ये गलत है। बी दिया है कि पौधे की ऊंचाई केवल स्मॉल टी से नियंत्रित होती है, ये भी गलत है। और सी तो सेम ही दे दिया फर्स्ट, और ये तो सेम होगा तो वैसे ही नहीं होगा। तो ऑप्शन डी हो जाएगा इसमें, कि जो प्लांट हाइट है वो किससे गवर्न होगी? कैपिटल टी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द जेनेटिक मटेरियल इनहेरिटेड फ्रॉम वन जनरेशन टू अदर। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में कौन सा आनुवांशिक पदार्थ विरासत में मिलता है? तो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाता है डीएनए। जेनेटिक मटेरियल कौन सा होता है? डीएनए जो है एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफर होता है। तो इसमें आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोनोहाइब्रिड क्रॉस इज द कंबाइनिंग ऑफ टू प्लांट्स विथ डिफरेंट वर्जन्स ऑफ ए ट्रेट। जो मोनोहाइब्रिड क्रॉस है उसमें दो पौधों का संयोजन होता है जिसमें कितने गुणों का विभिन्न संस्करण होता है। तो इसमें दो डिफरेंट वर्जन्स ऑफ ए
ट्रेट होता है कि दो डिफरेंट वर्जन के जो गुण हैं उनका क्रॉस करवाया जाता है मोनोहाइब्रिड क्रॉस में। तो कितना हो जाएगा 2। नेक्स्ट है आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द वंस गिवन बिलो बेस्ड ऑन द वे मेंडल कंडक्टेड हिज एक्सपेरिमेंट्स। मेंडल ने अपने प्रयोगों को किस प्रकार किया, इस पर कुछ स्टेटमेंट दिए हैं, उनमें से सही कौन सा है। फर्स्ट है क्रॉस फर्टिलाइजेशन ऑफ प्लांट्स वाज परफॉर्म्ड इनिशियली फॉलोड बाय सेल्फ फर्टिलाइजेशन। मेंडल ने क्या किया था, पहले उन्होंने क्रॉस फर्टिलाइजेशन करवाया था पौधों में, उसके बाद उन्होंने सेल्फ फर्टिलाइजेशन होने दिया उनमें, उसके बाद उन्होंने उसका एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट जो है देखा था। तो इसमें फर्स्ट स्टेटमेंट ही सही दे रखा है कि पहले पौधों का उन्होंने क्रॉस फर्टिलाइजेशन करवाया, उसके बाद उन्होंने सेल्फ फर्टिलाइजेशन उनमें करवाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेंडल डिड 2 एक्सपेरिमेंट्स। ठीक है, कौन कौन से किए थे। फर्स्ट है पोलन फ्रॉम टॉल प्लांट्स वाज टेकन टू फर्टिलाइज ओव्यूल्स ऑफ शॉर्ट प्लांट्स। ये जो ऊंचे पौधे के पराग हैं उनको छोटे पौधों के अंडाणुओं से निषेचित करवाया गया। ठीक है, सेकेंड है पोलन फ्रॉम शॉर्ट प्लांट्स वाज टेकन टू फर्टिलाइज ओवल्स ऑफ टॉल प्लांट्स। कि जो छोटे पौधे हैं उनके पराग को लंबे पौधों के ओवल से निषेचित करवाया गया। इफ वी कंपेयर द प्लांट्स प्रोड्यूस्ड फ्रॉम दीज 2 एक्सपेरिमेंट्स वी विल सी दैट। यदि हम इन 2 प्रयोगों से उत्पन्न पौधों की तुलना करें तो हम क्या देखेंगे। अब ये कह रहा है कि एक स्टेटमेंट में तो ये कहा है कि उसने जो लंबे पौधे हैं उनके उन्होंने परागकण लिए, और जो छोटे पौधे हैं उनके क्या लिए हैं, ओवल्स लिए हैं, उनके अंडाणु लिए। इनको क्रॉस करवाएंगे तो हमें किस प्रकार का पौधा मिलेगा। एक है कि जो स्मॉल प्लांट है, छोटे पौधे हैं, उनके परागकण लिए हैं, और जो बड़े लंबे पौधे हैं उनके उन्होंने अंडाणु या ओवल्स लिए हैं, उनको क्रॉस करवाया है। तो इन दोनों ही कंडीशन में हमें लंबा पौधा मिलता है। क्यों, क्योंकि जो कैपिटल टी है, जो लंबे पौधे का जीन है वो डोमिनेंट है, वो ज़्यादा प्रभावशाली है, तो वो अपना जो है गुण दिखाता है पहली पीढ़ी में। तो इसमें दोनों ही कंडीशन में हमें लंबा पौधा मिलेगा। अब हम देख लेते हैं ऑप्शंस। पहला कह रहा है कि प्रयोग 1 छोटे पौधे उत्पन्न करेगा, तो ये तो यहीं पे गलत हो गया फर्स्ट स्टेटमेंट। सेकंड है प्रयोग 1 लंबा पौधा उत्पन्न करेगा, ठीक है, और प्रयोग 2 भी लंबा पौधा उत्पन्न करेगा, तो ये स्टेटमेंट इसमें सही है। दोनों ही कंडीशन में हमें टॉल प्लांट्स जो है मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है जीन्स कंट्रोल ट्रेड्स थ्रू द एक्टिविटी ऑफ। जीन के गुणों को किनके द्वारा नियंत्रित किया जाता है। तो जो जीन के गुण होते हैं उनको हार्मोन्स के द्वारा रेगुलेट किया जाता है। कौन रेगुलेट करता है, हार्मोन। स्पेशली हम बात करें तो स्टेरॉयड हार्मोन जैसे कि कोर्टिसोल, प्रोजेस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन, तो इस प्रकार के जो कुछ हार्मोन्स होते हैं वो जीन के गुणों को रेगुलेट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द ट्रू स्टेटमेंट। सही कथन हमें पहचानना है। फर्स्ट ऑप्शन है कि स्पर्म्स कंटेनिंग एक्स क्रोमोसोम हैव 22 क्रोमोसोम्स बट स्पर्म्स कंटेनिंग वाई क्रोमोसोम हैव 23 क्रोमोसोम्स। हमने बात की थी कि जो मेन में सेक्सुअल क्रोमोसोम होता है वो कैसा होता है, एक्स वाई होता है। कौन सा होता है, 23वां जोड़ा जो होता है उसमें एक्स वाई होता है। अब जो स्पर्म बनते हैं उनमें से स्पर्म क्या है, एक तरह से वो अर्धसूत्रीय विभाजन के बाद बनी कोशिका है। तो उसमें जो स्पर्म में गुणसूत्र होते हैं वो 23 गुणसूत्र होते हैं। स्पर्म में कितने होंगे, 23। तो ये कह रहा है कि एक जो स्पर्म है या शुक्राणु है उसमें एक्स क्रोमोसोम है, और एक जो है जिसमें कि वाई क्रोमोसोम है। तो उनमें ये कह रहा है कि एक्स वाले में तो 22 क्रोमोसोम है और वाई वाले में 23 क्रोमोसोम है। तो ऐसा नहीं होता है, चाहे वो एक्स क्रोमोसोम वाला स्पर्म हो चाहे वाई क्रोमोसोम वाला स्पर्म हो, दोनों में ही कितने होते हैं, 23 क्रोमोसोम होते हैं। कितने होंगे, 23 होंगे। तो पहला स्टेटमेंट गलत है। सेकेंड में भी दे रखा है 22, तो ये भी गलत है। थर्ड में दे रखा है कि एक्स गुणसूत्र वाले शुक्राणुओं में 23 गुणसूत्र होते हैं, ठीक है, और वाई गुणसूत्र वाले शुक्राणुओं में भी 23 गुणसूत्र होते हैं, तो ये सही है। क्योंकि जो 23 कोई भी स्पर्म होगा उसमें 23 होंगे, फिर जो अंडाणु होता है, ओवल होता है, उसमें भी क्या होते हैं, 23 क्रोमोसोम होते हैं। तो ये मिलकर क्या टोटल कितने हो जाएंगे, 46। तो एक्स और वाई का क्रोमोसोम की संख्या पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई डिड मेंडल स्टडी 7 डिफरेंट कैरेक्टर्स। मेंडल ने 7 अलग अलग लक्षणों का अध्ययन क्यों किया। तो मेंडल ने अलग अलग लक्षणों का अध्ययन किया था। उन्होंने जो इनहेरिटेंस है, वंशानुगति के सिद्धांतों को उजागर करने के लिए।
तो फर्स्ट ऑप्शन है कि मटर पौधों की कई नई किस्में बनाने के लिए, तो ये नहीं था। सेकंड है विरासत के सार्वभौमिक सिद्धांतों को उजागर करने के लिए, टू अनकवर द यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस, तो इसमें हो जाएगा स्टेटमेंट बी। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट, निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं। फर्स्ट है सभी बच्चे अपनी माँ से एक अक्स गुणसूत्र विरासत में प्राप्त करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है एक बच्चा जो अपनी माँ से अक्स गुणसूत्र विरासत में प्राप्त करता है वह लड़की होगी, इसमें हम नहीं कह सकते क्योंकि जेंडर कौन डिफाइन करता है, फादर का क्रोमोसोम, तो ये स्टेटमेंट इसमें यहाँ पर गलत है। नेक्स्ट है महिलाओं के पास लिंग गुणसूत्रों का एक आदर्श जोड़ा होता है, दोनों अक्स होते हैं, ठीक है, दोनों कौन से होते हैं, फीमेल में अक्स होता है। नेक्स्ट है एक बच्चा जो अपने पिता से वाई गुणसूत्र विरासत में प्राप्त करता है वो लड़का होगा, बिल्कुल, क्योंकि माता से तो अक्स ही आता है, पिता से वाई मिल रहा है तो वो क्या होगा, लड़का होगा। तो कौन कौन से स्टेटमेंट सही हैं, ए, सी और डी। नेक्स्ट है इन ए सेल दैट इज नॉट डिवाइडिंग डीएनए इज प्रेजेंट एज पार्ट ऑफ द, एक कोशिका है जो कि विभाजन नहीं कर रही है तो उसमें डीएनए किसके हिस्से के रूप में उपस्थित होता है, तो उसमें क्रोमेटिन मटेरियल के पार्ट के रूप में डीएनए प्रेजेंट होता है, किसमें, क्रोमेटिन मटेरियल। नेक्स्ट है मेंडल वर्कड विथ ए नंबर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग विजिबल कैरेक्टर्स ऑफ गार्डन पी, सम ऑफ देम वर round and wrinkled seed, tall and short plants, white and violet flowers. Which of these are recessive traits in the pea plant? कि मेंडल ने जो मटर के पौधे थे उन पर उन्होंने कुछ एक्सपेरिमेंट किए थे, उनमें से कौन कौन से इसमें दिए हैं कि गोल और सिकुड़े हुए बीज, लंबे और छोटे पौधे, सफ़ेद और बैंगनी फूल, इनमें से कौन से लक्षण मटर के पौधों में रेसेसिव थे या वो जो है कम प्रभावशाली थे। तो सबसे पहले हम ऑप्शन ए देखें तो इसमें दे रखा है राउंड एंड रिंकल्ड सीड, तो जो रिंकल्ड सीड थे जिनमें मतलब थोड़े सिकुड़े हुए से बीज थे वो रेसेसिव थे, वो कौन से थे, रेसेसिव या कम प्रभावशाली थे। इनमें से प्रभावशाली कौन सा था, गोल बीज। तो फर्स्ट में तो कौन सा हो गया हमारा, सिकुड़े हुए बीज या रिंकल्ड सीड्स। बी है लंबे और छोटे पौधे, तो लंबे और छोटे पौधे में रेसेसिव जीन कौन सा था, शॉर्ट प्लांट्स वाला, क्योंकि हमें जो F1PD में कौन से पौधे देखने को मिलते हैं मेंडल के एक्सपेरिमेंट में, लंबे पौधे, तो जो टोल है वो तो डोमिनेंट था, तो इसमें कौन सा हो जाएगा, शॉर्ट प्लांट्स, छोटे पौधे। और नेक्स्ट है सफ़ेद और बैंगनी फूल, सफ़ेद और बैंगनी फूल में रेसेसिव जीन था सफ़ेद, वाइट। अब ये हमें कौन से ऑप्शन में दे रखे हैं, फर्स्ट में दे रखा है वॉयलेट शॉर्ट एंड राउंड, तो ये तो नहीं है। बी है रिंकल शॉर्ट एंड वॉयलेट, तो ये भी नहीं है। सी है रिंकल शॉर्ट एंड वाइट, तो इसमें हो जाएगा आंसर सी। नेक्स्ट है इन मेंडल्स एक्सपेरिमेंट व्हेन F1 जनरेशन प्लांट्स सेल्फ पॉलिनेटेड व्हाट वाज द जीनोटाइप रेशियो, मेंडल के प्रयोग में जब F1 पीढ़ी के पौधों ने स्वपरागण किया तो अनुवांशिकी अनुपात क्या था। तो F1 पीढ़ी में जो पौधे मिले थे उनमें जीनोटाइप था कैपिटल टी और स्मॉल टी। तो इसमें जब ये सेल्फ पॉलिनेटेड होंगे, स्वपरागण होगा इनमें, तो इनमें एक पौधा ये हो जाएगा और दूसरा टी और स्मॉल टी। तो जब इनमें क्रॉस होगा तो कैपिटल टी कैपिटल टी कैपिटल टी स्मॉल टी। तो यहाँ पर हमें एक तो जीनोटाइप ये देखने को मिल रहा है 1, 2 इस सेम मिल रहे हैं स्मॉल टी और कैपिटल टी वाले 2, और एक मिल रहा है स्मॉल टी वाला, तो इसका रेशियो क्या आएगा 1:1। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स गवर्न द इनहेरिटेंस ऑफ ए ट्रेट बाय द ऑफस्प्रिंग, निम्नलिखित में से कौन से अणु संतति में किसी लक्षण के वंशानुक्रम को नियंत्रित करते हैं। तो कोई भी मॉलिक्यूल है वो इनहेरिटेंस में गवर्न करता है, उसकी हम बात है सबसे पहला है प्रोटीन, तो प्रोटीन का इनहेरिटेंस से कोई लेना देना नहीं है। नेक्स्ट है पैटर्नल एंड मैटरनल डीएनए, पिता और माता का डीएनए, तो ऑप्शन बी सही होगी क्योंकि जो डीएनए होता है वही आनुवांशिक लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाता है। तो वंशानुक्रम को कौन नियंत्रित करता है, माता और पिता दोनों का डीएनए, तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है एज पर मेंडल्स एक्सपेरिमेंट्स विथ टी प्लांट्स टॉलनेस वाज कॉल्ड द डोमिनेंट ट्रेट कंपेयर टू शॉर्टनेस बिकॉज, मेंडल के मटर के पौधों के प्रयोगों के अनुसार लंबाई को डोमिनेंट लक्षण कहा गया, क्यों, क्योंकि उसमें एक पौधा लंबा होगा चाहे उसमें लंबाई के लिए जो जीन होता है या उसको हम एलिल बोलते हैं,
उसका जो जीनोटाइप होता है, चाहे उसमें कैपिटल T एक हो चाहे दोनों हो, लेकिन वो पौधा कैसा होगा, लंबा। तो इसमें कौन सा स्टेटमेंट सही होगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी पेयर्स ऑफ सेक्स क्रोमोसोम्स आर प्रेजेंट इन ह्यूमंस। मानव में कितने जोड़ी सेक्स गुणसूत्र होते हैं। तो सेक्स क्रोमोसोम होते हैं ह्यूमन में एक जोड़ी। कौन सा होता है, एक जोड़ी, जो कि फीमेल में XX होता है और मेल में XY होता है, XY। इसमें हो जाएगा आंसर बी। नेक्स्ट है, व्हेन ए राउंड ग्रीन सीडेड प्लांट इज क्रॉस्ड विद ए रिंकल्ड येलो शेडेड पी प्लांट, द F1 जनरेशन रिजल्ट इन। जब एक गोल हरे रंग के बीज वाला पौधा और एक सिकुड़ा हुआ पीले रंग का बीज वाला मटर पौधा परस्पर परागण करते हैं, तो F1 पीढ़ी में परिणाम स्वरूप हमें कौन सा जो पौधा देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले हमें फर्स्ट कौन सा दिया है कि उसमें बीज कैसे हैं, गोल और हरे, गोल और हरे कलर के बीज हैं। और दूसरा है उसमें जो पौधे हैं वो रिंकल या सिकुड़े हुए हैं, झुर्रीदार, इनको हम झुर्रीदार भी बोल सकते हैं, सिकुड़े हुए प्लस पीले रंग के हैं। तो F1 पीढ़ी में क्या होता है कि जो प्रभावी गुण होता है वो हमें देखने को मिलता है। तो गोल और जो झुर्रीदार है उनमें से डोमिनेंट जीन कौन सा होता है, गोल वाला। तो कौन सा देखने को मिलेगा, राउंड। अब कलर की बात करें तो हरा रंग और पीला रंग, इनमें से डोमिनेंट होता है येलो। इनमें से डोमिनेंट कौन सा होगा, येलो। तो गोल व पीले रंग के बीज हमें देखने को मिलेंगे। तो इसमें हो जाएगा आंसर डी। नेक्स्ट है, हाउ मेनी पेयर्स ऑफ ऑटोसोम्स डज ए नॉर्मल ह्यूमन हैव। एक सामान्य मानव के पास कितने जोड़ी ऑटोसोम होते हैं। तो ऑटोसोम होते हैं जिनमें कि सेम पेयर में होते हैं। तो समान जोड़ी के गुणसूत्र होते हैं 22। मनुष्य में 22 ऑटोसोम होते हैं और जो 23वां जोड़ी होता है वो सेक्स क्रोमोसोम होता है, जिनको एलोसोम्स भी बोलते हैं। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स ऑफ क्रोमोसोम्स लीड टू द बर्थ ऑफ ए गर्ल चाइल्ड। निम्नलिखित में से कौन से गुणसूत्रों की जोड़ी लड़की के बच्चे के जन्म का कारण बनती है। तो गर्ल चाइल्ड के लिए कौन सा क्रोमोसोम होना चाहिए, XX होना चाहिए। तो इसमें आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अक्स। जेड तो वैसे भी नहीं होता, जेड प्रकार का कोई क्रोमोसोम नहीं होता सेक्स वाले में। और वाई भी जो है दोनों सेम नहीं होते हैं, XY होता है। तो XY जो हो जाएगा मेल के लिए, और फीमेल के लिए क्या होगा, XX होता है। नेक्स्ट, हु इज नोन एज द फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स। आधुनिक आनुवांशिकी के पिता के रूप में किससे जाना जाता है। तो फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स के नाम से जाना जाता है ग्रेगर जॉन मेंडल को। किसको जाना जाता है, ग्रेगर जॉन मेंडल। नेक्स्ट is the branch of science that aims at improving the genetic quality of the human population। विज्ञान की वह शाखा जिसका उद्देश्य मानव जनसंख्या की आनुवांशिक गुणवत्ता में सुधार करना है। तो ह्यूमन की जेनेटिक क्वालिटी को इम्प्रूव करने वाली जो साइंस की ब्रांच है वो है यूजेनिक्स। कौन सी है, यूजेनिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द अप्रोच बेस्ड ऑन द आइडिया दैट organisms which are more distantly related will accumulate a greater number of differences in their DNA is called। यह विचार कि जिन जीवों का आपसी संबंध दूर है वो क्या है, डिस्टेंसली रिलेटेड हैं, उनके DNA में ज़्यादा अंतर होंगे। इस दृष्टिकोण को क्या कहा जाता है कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनमें आपसी संबंध या वो क्या है जो रिलेटेड आपस में नहीं है, उनके DNA में ज़्यादा अंतर होंगे। इस दृष्टिकोण को कहते हैं मोलिकुलर फाइलोजेनी। क्या कहेंगे, मोलिकुलर फाइलोजेनी, आणविक फाइलोजेनी। नेक्स्ट है, इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ए पेरेंट कॉन्ट्रीब्यूट्स। यौन प्रजनन में एक माता पिता कितने जीन का योगदान करते हैं। तो माता पिता जो हैं वो आधे जीन देते हैं, आधे जीन माता से आते हैं, आधे जीन पिता से आते हैं। तो हाफ ऑफ द जीन्स, जीन का आधा हिस्सा कहाँ से आता है, माता पिता के जीन से। नेक्स्ट है, द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन ए नॉर्मल ह्यूमन बॉडी इज। एक मानव शरीर में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है। तो मानव शरीर में गुणसूत्र कितने होते हैं, 46 होते हैं। गुणसूत्र 46 होते हैं। यदि पूछे कि गुणसूत्र कितने जोड़ी में होते हैं, पैर में होते हैं, यदि पैर में पूछे कि कितने पैर होते हैं तो 23 होते हैं। और इनमें से भी यदि ये पूछे कि समान कितने होते हैं, ऑटोसोम 22 होते हैं, और एक पैर जो है वो सेक्स क्रोमोसोम का जो है वो डिफरेंट होता है। तो गुणसूत्र कितने होते हैं, 46। नेक्स्ट है, व्हाट आर क्रोमोसोम्स रिलेटेड टू। गुणसूत्र किससे संबंधित होते हैं, गुणसूत्र किससे संबंधित होंगे, जेनेटिक गुणों से संबंधित होते हैं। श्वसन रेस्पिरेशन से संबंधित नहीं है,
पाचन से संबंधित नहीं है। सी है आनुवंशिक गुणसूत्रों का प्रसारण, ट्रांसमिशन ऑफ जेनेटिक ट्रेट्स, तो इसमें हो जाएगा स्टेटमेंट सी। नेक्स्ट है व्हाट इज द नेम ऑफ द पॉइंट एट विच द क्रोमेटिड्स आर अटैच्ड इन क्रोमोसोम्स, कि गुणसूत्रों में क्रोमेटिड्स जहां पर जुड़े होते हैं उस बिंदु को क्या कहते हैं, कि गुणसूत्रों में जहां पर क्रोमेटिड्स जुड़ते हैं उस बिंदु को बोलते हैं सेंट्रोमेर। क्या कहते हैं? सेंट्रोमेर। सेंट्रोमेर किसको कहते हैं? जहां पर गुणसूत्र और क्रोमेटिड्स जुड़े होते हैं उसको कहा जाता है। नेक्स्ट, फिल इन द ब्लैंक विच द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन। इफ द जीनोटाइप ऑफ ए प्लांट इज दिस वन, द सिमेट्री विल बी, कि एक पौधा है उसका जीनोटाइप हमें क्या दिया है? स्मॉल टी और कैपिटल आर और स्मॉल आर। तो इसके लक्षण किस प्रकार के होंगे? जब लंबाई वाले दोनों जीन जो हैं जीनोटाइप वो स्मॉल टी हैं तो पौधा कैसा होगा? बोना होगा, ड्वार्फ। और जो उसकी सिमेट्री है, प्लांट का जो बीज है वो राउंड होगा या रिंकल्ड होगा, उसके लिए यदि हमें कैपिटल आर दे रखा है तो कैपिटल आर क्या है? डोमिनेंट है। तो यहाँ पर जो बीज होगा उसका वो कैसा होगा? गोल होगा। तो इसमें हमें कौन सा लक्षण देखने को मिलेगा? जो पौधा है वो क्या होगा? बोना होगा और उसके जो बीज होंगे वो गोल होंगे, ना कि झुर्रेदार। तो इसमें ऑप्शन हो जाएगा सी, ड्वार्फ एंड राउंड। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए क्वालिटी फाउंड इन पी प्लांट। निम्नलिखित में से कौन सा गुण मटर के पौधे में नहीं पाया जाता है? तो हम मटर के पौधे के बारे में जो 7 गुणों का अध्ययन मेंडल ने किया था उनको हम देख लेते हैं। तो कौन कौन से लक्षण थे जो उन्होंने अध्ययन किए? सबसे पहले उन्होंने बीज के आकार की बात की। बीज का आकार, कि जो शीड है उसका शेप कैसा होगा? बीज का आकार, बीज का रंग, बीज का रंग कैसा होगा? फूल का रंग कैसा होगा? फूल का रंग कैसा होगा? और फूल की स्थिति क्या होगी? फूल की स्थिति क्या होगी? 4 तो ये हो गए। एक हो जाएगा फली का आकार, जो मटर के पौधे में फली लगती है उसका आकार कैसा होगा? और एक उसका रंग कैसा होगा? फली का रंग कैसा होगा? और एक हो जाएगी पौधे की लंबाई, या उसको हम बोल सकते हैं कि तने की लंबाई, तने की लंबाई। ये 7 लक्षण थे जिनका जो है मेंडल ने अध्ययन किया था, कि सीड की शेप कैसी होगी, सीड का कलर कैसा होगा, फ्लावर का कलर कैसा होगा, फ्लावर की पोजीशन क्या होगी, जो फली है पॉड शेप, इसको क्या बोल सकते हैं? पॉड शेप। फली का आकार और फली का कलर, पॉड कलर, और तने की लंबाई, हाइट क्या होगी उसकी। तो ये तो थे लक्षण। अब इनमें से प्रभावी कौन से थे और रेसेसिव कौन से थे? प्रभावी यानी कि डोमिनेंट और रेसेसिव यानी कि अप्रभावी। अप्रभावी, इनमें से प्रभावी जीन था बीज का आकार में था गोल, और अप्रभावी था झुर्रीदार। अप्रभावी कौन सा था? झुर्रीदार। बीज के रंग की बात करें तो पीला प्रभावी था, येलो कलर, और हरा रंग जो है वो रिसेसिव था। फूल के रंग की बात करें तो इसमें बैंगनी कलर जो डोमिनेंट था और वाइट कलर रेसेसिव था। नेक्स्ट है फूल की स्थिति, जो फूल लगेगा पौधे में उसकी स्थिति कैसी होगी? तो उसके लिए जो प्रभावी था, डोमिनेंट था, वो था एक्सियल, अक्षीय, और रेसेसिव था अंत्य। रेसेसिव कौन सा था? अंत्य। इसको इंग्लिश में बोलेंगे टर्मिनल, टर्मिनल, और ये होता है एक्सियल। फली का आकार, पॉड शेप कैसा होगा? तो फली का आकार या तो वो फुली भी हो सकती है, फुली भी होगी तो वो तो है डोमिनेंट, और यदि संकीर्ण है तो वो होता है रेसेसिव। फुली हुई इसको हम इंग्लिश में कहेंगे इनफ्लेटेड। क्या कहेंगे? इनफ्लेटेड। डोमिनेंट होगा संकीर्ण, कॉन्स्ट्रिक्टेड, कॉन्स्ट्रिक्टेड, ये इसमें रेसेसिव हो जाएगा। नेक्स्ट कौन सा है? फली का रंग। फली का रंग हरा होगा, हरा तो प्रभावी है, और जो पीला रंग है वो रेसेसिव है। और हाइट में तो पता ही है, जो लंबा है वो प्रभावी है और जो बोना है वो अप्रभावी है। तो ये 7 लक्षण थे जिनका अध्ययन मेंडल ने किया था, और उनमें से कौन से प्रभावी थे और कौन से अप्रभावी थे। तो ये थोड़ा सा लंबा तो हो गया है, लेकिन ये जो है एक जगह पर हमारी सारी चीजें कंबाइन हो गई हैं। तो इनमें से कौन सा गुण मटर के पौधे में नहीं पाया जाता है?
सिकुड़ा हुआ बीज, रिंकल शीड, तो शीड में फली, बीज का आकार कैसा हो सकता है, गोल और झुर्रीदार, तो ये तो सही है। बी है ग्रीन पोड्स, हरी फली, तो फली का रंग हरा हो सकता है, तो ये भी एक जो है गुण था मटर के पौधे में। नेक्स्ट है गोल फली, राउंड पोड्स, तो फली का जो शेप है वो हमने कैसे देखी थी कि वो या तो फूली भी होगी या संकीर्ण होगी, गोल नहीं होती है, तो इसमें हो जाएगा आंसर सी। नेक्स्ट है आर कैरियर्स ऑफ जेनेटिक मटेरियल्स, आनुवंशिक सामग्री के वाहक होते हैं। आनुवंशिक सामग्री के वाहक होते हैं जीन। कौन होते हैं, जीन। नेक्स्ट है रिप्रोड्यूसिंग न्यू प्लांट्स बाय सेल्स इंस्टेड ऑफ वेजिटेटिव पार्ट्स और सीड्स इज कॉल्ड, कोशिकाओं द्वारा पौधों का प्रजनन बिना वेजिटेटिव भाग के या बिना वनस्पतीय भाग के नए पौधे बनाना, उसको हम कहते हैं टिश्यू कल्चर या उत्तक संवर्धन कहा जाता है। कि कोशिकाओं द्वारा पौधा बनाना जिसमें कि उसके वनस्पति भाग हैं या बीज हैं उनका प्रयोग किए बिना, तो उसको बोलते हैं टिश्यू कल्चर। नेक्स्ट है व्हाट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ क्रोमोसोम्स इन द सेल्स ऑफ ए न्यूबॉर्न गर्ल, एक नवजात लड़की के कोशिकाओं में गुणसूत्रों का संयोजन क्या होता है, तो लड़की में क्या होगा 44 क्रोमोसोम प्लस उसमें अक्स अक्स क्रोमोसोम एक और होता है, तो इसमें हो जाएगा आंसर ए। 44 तो जो ऑटोसोम्स हो गए वो, और अक्स अक्स तो ये दो ये हो गए, तो 46 क्रोमोसोम हो गए कंप्लीट, तो इसमें हो जाएगा आंसर ए। अब इसमें ये ध्यान रखना है कि यहाँ पर सिर्फ क्रोमोसोम लिखा है या क्रोमोसोम पेयर लिखा है। अगर जैसे ये लिखा होता क्रोमोसोम पेयर तो हमारा ऑप्शन ये हो जाता 22 क्रोमोसोम पेयर प्लस अक्स अक्स, तो इसका आंसर होगा 1।